आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले 5 सालों का सबसे अच्छा हफ्ता देखने को मिला, जहां पे पिछले 6 हफ्तों की गिरावट पर रोक लग गई, जिसका श्रेय जाता है सीज फायर ऑप्टिमिज्म को और स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम को। आसान भाषा में कहे तो पैनिक से यूफोरिया और आगे शायद कंसोलिडेशन। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 5.89% ऊपर 24,051 मार्क पर, सेंसेक्स 5.77% ऊपर 77,550 मार्क पर, बैंक निफ्टी 8.47% ऊपर 55,913 मार्क पर। अब पिछले हफ्ते दिन प्रतिदिन मार्केट कैसा रहा इस पर नजर डालते हैं। सोमवार को निफ्टी में मजबूत शुरुआत देखने को मिली 1.12% ऊपर। मंगलवार को मॉडेस्ट गेंस का सिलसिला जारी रहा 0.68% ऊपर। बुधवार को रैली फिर से देखने को मिली 3.78% की। गुरुवार को एक शार्प करेक्शन आया जहां पे निफ्टी 0.93% नीचे बंद हुआ। शुक्रवार को मार्केट्स ने हफ्ते का अंत काफी मजबूती से किया 1.16% ऊपर। मार्केट्स ने हफ्ते का अंत दमदार किया जहां पे डोमेस्टिक लिक्विडिटी से सपोर्ट मिला, मैक्रो स्टेबिलिटी से भी सपोर्ट मिला और ग्लोबल फियर्स कम होने की वजह से भी ऊपर उछाल देखने को मिला। टेम्पररी यूएस ईरान सीज फायर ने दलाल स्ट्रीट के सेंटिमेंट्स को वापस ऊपर तो उठाया, किंतु फ्रेमवर्क अभी भी फ्रेजाइल है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी सेंटर ऑफ नेगोशिएशंस बना हुआ है और साथ साथ वोलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क और इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटीज भी देखने को मिल रहे हैं। सबका ध्यान अब यूएस ईरान टॉक्स पर है जो पाकिस्तान में होने वाले हैं इस वीकेंड को, जो कि एक अहम ट्रिगर है और जो मार्केट डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा। फिलहाल स्काईमेट ने एक बिलो नॉर्मल मॉनसून का प्रेडिक्शन किया है 94% एलपीए का साल 2026 के लिए, जहां पे एल नीनो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है सीजन के लेटर हाफ में। इस प्रेडिक्शन से इन्फ्लेशन और रूरल डिमांड आउटलुक की चिंताएं बढ़ जाती है। जून महीने में रेनफॉल स्टेबल रह सकता है, किंतु जुलाई से सितंबर महीने में रेनफॉल इरैक्टिक देखने को मिल सकता है, खासकर कि सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में डेफिसिट देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते के आरबीआई एमपीसी आउटकम की बात करें तो आरबीआई ने रेपो रेट्स अनचेंज रखे हैं 5.25% पर और न्यूट्रल स्टांस भी रिटेन रखा है, जहां पे उन्होंने डेलिकेट बैलेंस जताया है इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ सपोर्ट के बीच। अहम हाइलाइट्स की बात करें तो भारत का FY26 जीडीपी ग्रोथ ऊपर की तरफ रिवाइज कर दिया गया है 7.6% पर। FY27 ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है 6.9% पर। सीपीआई इन्फ्लेशन FY27 के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है 4.6% पर अपसाइड रिस्क के साथ। रिस्क फ्लैग की जा रही है एलिवेटेड एनर्जी प्राइसेस और ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के चलते। आरबीआई ने एम्फोसिस किया है एक वेट एंड वॉच अप्रोच, जहां पे भारत के मैक्रो फंडामेंटल्स अभी भी रेजिलिएंट है बावजूद इस बात के कि एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने भारत का FY27 का ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दिया है 6.6% पर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड के चलते। भारत से उम्मीद की जा रही है कि वे एक की ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है साउथ एशिया में बावजूद ग्लोबल हेडविंड्स के। बॉटम लाइन, रिलीफ रैली, बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग तो देखने को मिला, किंतु सस्टेनेबिलिटी इस बात पर टिकी हुई है कि ऑयल के प्राइसेस नीचे रहे और जियोपॉलिटिक्स भी। अब देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 50 ने आखिरकार 24,000 साइकोलॉजिकल मार्क हासिल कर लिया और पिछले 6 हफ्तों की गिरावट पर रोक लग गई। बेंचमार्क निफ्टी अब केवल 9% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से 26,373.20 मार्क पर, जो उसने कायम किया था जनवरी 5, 2026 को। अगला साइकोलॉजिकल हर्डल देखा जा रहा है 25,000 लेवल पर, जो कि आखिर में देखा गया था फरवरी 27, 2026 को। टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी अपने 21 डीएमए के ऊपर आ गया है जो है 23,285, किंतु 50 डीएमए के अभी भी नीचे है जो है 24,500, 100 डीएमए के भी नीचे है जो है 25,205 और 200 डीएमए के भी नीचे है जो है 25,176 मार्क पर। बैंक निफ्टी तो 8.47% ऊपर बंद हुआ और टोटली आउट परफॉर्म किया निफ्टी के गेन्स को, जहां पे बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी भी देखा जा रहा है 61,764.85 मार्क पर, जो फरवरी 3, 2026 को हिट हुआ था। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 57,280 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.28% नीचे गिरा और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 1.39% नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स में खास करके निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स में 7.74% का उछाल नजर आया और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 7.92% का उछाल नजर आया। दोनों ही इंडाइसेस ने बेंचमार्क निफ्टी का आउट परफॉर्म किया। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी आईटी 1.94% ऊपर, निफ्टी मेटल 7.85% ऊपर, निफ्टी मीडिया 4.75% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 5.31% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 12.97% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी फार्मा 1.63% नीचे, निफ्टी ऑटो 10.59% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 5.64% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 4.24% नीचे। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, टीसीएस 3% ऊपर बढ़ा स्टेडी अर्निंग्स और स्ट्रॉन्ग डील विंस के चलते Q4 रिजल्ट्स के अनुसार।
TCS का TCV अब $40.7 बिलियन का है FY26 का। दूसरा, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स JLR 14.55% ऊपर बंद हुआ, स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली वॉल्यूम्स में। HDFC बैंक 7.9% ऊपर बंद हुआ, हेल्दी डिपॉजिट ग्रोथ के चलते। एक्सिस बैंक 12.76% ऊपर रहा, स्ट्रॉन्ग एडवांसेस और डिपॉजिट ट्रैक्शन के चलते। टाइटन कंपनी 9.95% ऊपर रहा, टाइटन ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया रोबस्ट कंज्यूमर डिमांड के चलते, जिसमें ज्वेलरी लीड कर गया। श्रीराम फाइनेंस 15.25% ऊपर बंद हुआ, स्ट्रैटेजिक MUFG इन्वेस्टमेंट बूस्ट के चलते। टाटा स्टील 6.42% ऊपर बंद हुआ, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन ग्रोथ के चलते। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: श्रीराम फाइनेंस 15.25% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 13.77% ऊपर, टाटा मोटर्स PV 12.96% ऊपर, एक्सिस बैंक 12.76% ऊपर, बजाज ऑटो 12.05% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे कोल इंडिया 7.64% नीचे, सन फार्मा 2.29% नीचे, इन्फोसिस 0.64% नीचे, ONGC 0.24% नीचे, टेक महिंद्रा 0.09% नीचे। ज्ञान मंत्र तो ये कहता है कि सबका ध्यान US ईरान टॉक्स पर रहेगा जो पाकिस्तान में होने वाले हैं इस वीकेंड में, जो कि एक क्रूशियल मोमेंट है जिस पर सबका ध्यान रहेगा। सावधानी बरतना जरूरी है 3 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट के चलते। एक तो सीजफायर अभी भी नाजुक है। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $99 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे हफ्ते के अंत तक, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी बिकवाली की है, जहां पे उन्होंने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 20,710 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। इसीलिए सिलेक्टिव रहे, केवल फ्रेश बाइंग तभी कंसिडर करें जब जियोपॉलिटिकल क्लैरिटी आती है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैटलिस्ट की वापसी मार्केट्स में होती है। तब तक वाइल्ड स्विंग्स और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, वो एक आम बात हो सकती है, इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.